एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हमें देखना है द नेक्स्ट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जो कि हैं रूल 25th, 26th एंड 27th। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे द 3 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। रूल नंबर 25 कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूजेस अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यानी हम अभी तक जितने भी प्रोनाउंस की बात कर रहे थे, जैसे ही, शी, इट, आई, दे, वी, ये सब क्या है? ये प्रोनाउंस हैं। वैसे ही कुछ प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब भी किसी सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन देखने को मिल जाए, वहां हम वर्ब क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे। पर ये तो तब करेंगे जब हमें क्लियर होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से हमारा मतलब क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, अब वर्ड क्या कह रहा है? ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी चीज से रिलेट कर रहा हो, राइट? अब प्रोनाउन क्या करता है भाई? ये किसकी जगह लगता है? नाउन की जगह। तो पक्का ये जो भी सब्जेक्ट होगा वो नाउन हो या खुद ही प्रोनाउन क्यों ना हो, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिससे कोई वर्ड जो है रिलेट कर रहा हो, यानी हमें उससे जोड़ रहा हो, वो क्या होगा? एक रिलेटिव प्रोनाउन। यानी अ रिलेटिव प्रोनाउन इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स। यानी कि प्रोनाउन तो भैया लगता ही नाउन की जगह है, तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन्स को रिफर करने के लिए यूज किए जाएं, मेंशन्ड प्रीवियसली, यानी सेंटेंस में जो पहले मेंशन कर दिए गए हैं नाउन्स, जो मेंशन हो गए हैं हमारे सब्जेक्ट्स, उनको रिफर करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं वो क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। वेदर दे आर पीपल, अब वो सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, तो नाउन तो कुछ भी हो सकता है, वो पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं वो प्रोनाउन जो कि किसे रिफर कर रहे हैं? जो रिफर कर रहे हैं हमारे नाउन जो यूज हुए थे प्रीवियसली इन द सेंटेंस। यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट था सेंटेंस का, उसको रिफर करने के लिए हम सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्यों बोला? क्योंकि ये प्रोनाउन जो है हमारे सब्जेक्ट से हमको रिलेट करेगा इन द सेंटेंस कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस। और रिलेटिव प्रोनाउंस को हम कोई दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं भाई रिलेटिव प्रोनाउंस? तो जब हम किसी सेंटेंस में देखते हैं हु, whom, whose, which एंड दैट, ये सब क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि हम किसी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं तो हम इनको यूज करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है रिफर करेंगे, देखेंगे अभी हम आगे सेंटेंस में कि जहां भी ये यूज होंगे ये किसी सब्जेक्ट को रिफर कर रहे होंगे, किसी नाउन को रिफर कर रहे होंगे, वो पीपल हो, प्लेस हो, थिंग हो, आइडिया हो। क्लियर? तो हु, whom, whose, which, that क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। अब इन्हें समझने के लिए हम इनके इंडिविजुअली सेंटेंसेस देखते हैं। तो हु के लिए पहला सेंटेंस है आई डिस्कस्ड इट विथ माई सिस्टर। मैंने कोई बात है उसको अपनी बहन के साथ, अपनी सिस्टर के साथ डिस्कस की। हु इज अ टीचर। अब ये हु क्या है भाई? हु बोल रहा है कि मैंने अपनी सिस्टर से कोई बात डिस्कस की जो कि एक टीचर है, जो कि यानी कि ये बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की, हमारे नाउन की, जो हमारे सेंटेंस में यूज हुआ है। तो अपने से पहले जो सेंटेंस यूज हुआ है उसकी जगह जो प्रोनाउन आ गया उसको हमने कह दिया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम यहाँ पे लिखते क्या? आई डिस्कस्ड इट विथ माई सिस्टर, और हु की जगह हम रख देते माई सिस्टर इज अ टीचर, तो यहां पर दो सब्जेक्ट्स हो जाते। क्या? बार में हमने पहले भी माय सिस्टर लिखा, बाद में हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस जो है वो सही नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं? इस नाउन को रिप्लेस करने के लिए कोई वर्ड लाएंगे। अब नाउन को रिप्लेस तो सिर्फ एक ही चीज करती है, वो है प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन जो है इस सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है उसे हम कह देते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? तो हु जो है वो क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? वो सेंटेंस से समझ आ गया। नेक्स्ट, आई डोंट केयर
केयर whom you invite, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी को भी बुलाओ, ठीक है। अब वो किसी को कौन है भाई, वो किसी सब्जेक्ट की बात होगी, वो किसी को में ऑब्वियसली कोई नाम होगा, किसे इनवाइट कर रहे हो तो कोई इंसान को ही करोगे, कोई पीपल कोई पर्सन को करोगे, तो वहां पर हम किसी का नाम नहीं रख के उसे रिलेट करने के लिए हमने एक प्रोनाउन रख दिया, इसीलिए हमने कहा क्या, whom एक रिलेटिव प्रोनाउन है। Similarly, she is not sure whose car that is, इसे पक्का नहीं पता कि ये कार किसकी है, क्लियर। तो ये कार किसकी है, अब वो किसकी में क्या नाम है हमें नहीं पता, यानी वो नाउन नहीं पता हमको, तो उसको रिलेट करने के लिए जो हमने वर्ड यूज किया, जो हमने प्रोनाउन यूज किया, वही क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो कि है whose। Similarly, which noodles which we eat is one of my family's favorite meals, हम जो नूडल्स खाते हैं वो ही क्या है, मेरी पूरी फैमिली की one of the favorite meals है, यानी जो उन्हें खाने में पसंद है उनमें से एक चीज है, क्लियर। तो बात किसकी हुई, नूडल्स की। नूडल्स क्या है, एक कोई चीज का नाम है, थिंग का नाम है, ईटेबल है, तो ये एक नाउन है। अब उसी को वापस रेफर करना है सेंटेंस में, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, which। तो ये which किसकी बात कर रहा है, नूडल्स की, तो which क्या हुआ, एक रिलेटिव प्रोनाउन। Similarly, the shirts that I bought yesterday are already faded, यानी जो शर्ट्स मैंने कल खरीदी थी अब उनका कलर जो है वो फेड हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शर्ट्स की, और हमने दैट को यूज किया है शर्ट्स को रिफर करने के लिए, राइट। तो अगर हम यहाँ लिख देते द शर्ट्स दैट आई बॉट येस्टरडे, यानी शर्ट्स को ही बार बार रेफर कर देते तो यहाँ पे बहुत अजीब हो जाता सेंटेंस, इसीलिए हमने 2 बार द शर्ट्स लिखने की जगह एक नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड जो कि होता है प्रोनाउन वो यूज किया है, क्या है वो, दैट। तो दैट जो है वो शर्ट्स को रिलेट कर रहा है, रिफर कर रहा है, इसीलिए हमने बोला कि दैट भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्लियर। तो जब भी हमें सेंटेंस में कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिखेंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे। चलिए अब देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग इसके एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल है, आई नो द मैन हु इज अ सिंगर, मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि क्या है, एक गायक है, एक सिंगर है। तो यहाँ पे पहले बात हुई सब्जेक्ट आई की, यानी मैं एक मैन को जानता हूं, मैन क्या हो गया, दूसरा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बोल लीजिए सेंटेंस का। अब इसको रिफर करने के लिए हम जो है एक प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं कि ये आदमी जो है, जो कि क्या है, एक नाउन, ये जो है एक सिंगर है। तो कौन जानता है, मैं जानता हूं कि ये जो है एक सिंगर है, तो ये क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसी बात हो रही है जो सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पे यूज किया इज का, ना कि आर का। तो मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो कि सिंगर है, वो जो कि कौन है, वही आदमी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने इसका यूज किया है। सिमिलरली, आई लाइक द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द टेबल, मुझे वो बुक्स पढ़ना पसंद है जो इस टेबल पे रखी हैं। तो कौन सी बुक्स रखी हैं, वो बुक्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ। तो हम बात कर रहे हैं बुक्स की, बुक्स क्या है, प्लूरल, और ये प्लूरल है, और विच जो है हमने बुक्स को रिफर करने के लिए यूज किया है, तो विच जो है बात कर रहा है बुक्स की, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या होगा, आर होगा। Similarly, all members of the committee who are planning to take a vacation are filling the form. कमेटी के जितने भी लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, फिर हमने लिखा who are, यानी ये मेंबर्स में से जो, तो ये who जो है वो मेंबर्स को रिफर कर रहा है। मेंबर्स क्या है, मेंबर्स है प्लूरल, तो पक्का who के बाद हमारा वर्ब भी क्या आएगा, एक प्लूरल वर्ब आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आया, आर। तो ये क्या बात हो रही है कि जो भी कमेटी के मेंबर्स ट्रिप पे जाने के लिए या वेकेशन पे जाने के लिए प्लान कर रहे हैं वो फॉर्म को फिल कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जो ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन वो रिफर कर रहा है मेंबर्स को, इसीलिए हमने आर का यूज किया है। सेम, all the finalized programs that are mentioned in the list should be reviewed. जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं फाइनल हो गए हैं, कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम्स करने हैं, तो जितने भी प्रोग्राम फाइनल हो गए हैं आर मेंशन इन द लिस्ट, जो कि लिस्ट में मेंशन है। तो ये जो दैट है वो किसको रेफर कर रहा है, फाइनलाइज्ड प्रोग्राम्स को। तो ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो हम रेफर कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमने दैट के बाद क्या लिखा है, आर। तो वो ही क्या लिस्ट में मेंशन है, आप उसको रिव्यू जरूर कर लें, क्लियर। तो यहाँ पर जो दैट है वो कर रहा था रेफर एक प्लूरल, किसको, प्रोग्राम्स को, इसीलिए हमने आर को मेंशन किया। सिमिलरली इस सेंटेंस में अगर सिंगुलर का यूज होता, जैसे द फाइनलाइज्ड प्रोग्राम, यानी अब एक ही प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ है, तो यहाँ दैट जो है वो एक सिंगुलर की बात कर रहा है, एक प्रोग्राम की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे वर्ब भी क्या लिखा है, इज।
तो द फाइनलाइज्ड प्रोग्राम दैट इज क्लियर, क्योंकि एक की बात हो रही है, मेंशन इन द लिस्ट शुड बी रिव्यूड। तो ऊपर बात हो रही थी प्रोग्राम्स की, इसीलिए आर, यहाँ बात हो रही एक प्रोग्राम की, तो इसीलिए इज। सिमिलरली डायबिटीज इज अमंग द डिसीजेस दैट इज क्यूरेबल। डायबिटीज भले ही एस के साथ है, बट ये क्या है, ये एक बीमारी का नाम है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, डायबिटीज हो गया एक सिंगुलर नाउन, ये अनकाउंटेबल भी है इसीलिए भी सिंगुलर। तो डायबिटीज इज क्यों बोला, क्योंकि ये सिंगुलर है। अमंग द डिसीजेस दैट, यानी कि ये जो है दैट वो रेफर कर रहा है डायबिटीज को, यानी डायबिटीज उनमें से एक बीमारी है जो कि क्यूरेबल है, यानी कि जैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका यूज किया, आर का नहीं, क्योंकि दैट जो है वो एक सिंगुलर नाउन डायबिटीज को रेफर कर रहा है। क्लियर। तो जब भी हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउंस देखने को मिले, वो होम हो, हु हो, दैट हो, विच हो, तो वो जो है अपने सब्जेक्ट यानी विच जो है किसकी बात कर रहा है, उस सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब को प्लेस करेंगे, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। क्लियर। तो ये था हमारा रूल नंबर 25। नेक्स्ट रूल नंबर 26 सेज सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स, यानी हमेशा ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही आए। यानी जब हम बोल रहे हैं आई एम डांसिंग, शी इज ब्यूटिफुल, दे आर प्लेइंग, तो क्या यहाँ पर एक भी सेंटेंस है जिसमें हमने वर्ब को सब्जेक्ट के पहले या फिर सब्जेक्ट को वर्ब के बाद प्लेस किया है? नहीं। आज तक हम जितने सेंटेंसेस देखते हैं हम यही देखते हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, राइट। बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम वर्ब को पहले देखते हैं। अब जैसे ही ये चीज दिखी कि भाई वर्ब को सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट किया, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम पहले वर्ब को प्लेस करते हैं फिर सब्जेक्ट को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट्स डोंट ऑलवेज कम बिफोर वर्ब्स इन क्वेश्चंस। क्लियर। यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंसेस में हम कभी कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई आर ही क्यों आया, इज ही क्यों आया। तो हमें ये देखना है कि ये जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है। वो भले ही सब्जेक्ट के पहले आया हो बट वो बात तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कर रहा होगा। तो वहां हम सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करके उस वर्ब को चेक करेंगे कि वो क्लियरली सिंगुलर सही है या फिर प्लूरल वहां पर आना चाहिए। क्लियर। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हैं, वेयर आर द पीसेज ऑफ दिस गेम। अगर ये सेंटेंस होता द पीसेस ऑफ द या ऑफ दिस गेम आर इन द कबर्ड, यानी कि यहां मैं बोल रही हूं कि इस गेम के जो पीसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पजल है तो उसके पीसेस होते हैं, राइट। तो वो पीसेस जो हैं गेम के वो मैंने कबर्ड में रखे हैं या फिर वो कबर्ड में है। तो बात किसकी हो रही थी? पीसेस की, यानी सिंगुलर की प्लूरल की? प्लूरल की। इसीलिए हमने क्या लिखा कि ऑफ दिस गेम आर, राइट। बट ये अगर क्वेश्चन हमसे कोई पूछ रहा होगा तभी हम आंसर दे रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन क्या होगा भाई? ये होगा कि पीसेस जो है इस गेम के वो कहाँ हैं, राइट। कहाँ है? तो हम लिख देंगे क्या? वेयर आर द पीसेस ऑफ दिस गेम। तो यहाँ पर आर क्यों आया? क्योंकि हम बात जिसकी कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? द पीसेस ऑफ दिस गेम। क्लियर। तो भले ही सब्जेक्ट के पहले वर्ब है बट बात तो एक ही सब्जेक्ट की हो रही है ना। यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें पता है कि बात पीसेस की हो रही है जो कि प्लूरल है, इसीलिए हमने यहाँ पर आर का यूज किया है। क्लियर। तो कभी भी हमें वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले भी दिख जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑलवेज वी हैव टू कीप द बेसिक रूल इन माइंड कि जब भी सब्जेक्ट दिखेगा उसको देख के हम अपना वर्ब प्लेस कर देंगे। सिमिलरली नेक्स्ट, हु इज वॉचिंग द टेलीविजन। ठीक है, कोई टीवी वॉच कर रहा है, क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई टीवी कौन देख रहा है। तो यहाँ पर हमारी बात हो रही है कौन, यानी किसी की, एक इंसान की, राइट। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हु इज वॉचिंग द टेलीविजन। यहाँ पर क्या हु आर भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर बहुत सारे लोग जो है टेलीविजन देख रहे हो। तो यहाँ पर जो है कुछ पता ही नहीं है कि बात हो रही है कि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। तो दोनों ही वर्ब्स यहाँ पर सही हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वेयर आर यू फ्रॉम। यहां पर सामने वाले से पूछ रहे हैं यू की बात हो रही है, तो हमें पता है यू क्या है?
सब्जेक्ट और यू हमेशा आर का यूज करेगा, यानी हमेशा प्लूरल का यूज करेगा। तो यहाँ पे क्या आर सही है? बिल्कुल, क्योंकि आर यू को रेफर कर रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल है। सिमिलरली व्हाई आर यू वरीड, यहाँ बात किसकी हो रही है? यू की। यू क्या है? सब्जेक्ट, तो यू तो हमेशा आर को यूज करेगा, तो भले ही स्टार्टिंग में वाई आ गया हो, बट बात तो सब्जेक्ट किसकी? यू की हो रही है, इसीलिए हम वर्ब उसके अकॉर्डिंग आर को प्लेस कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन इज शी लीविंग फॉर लंडन, बात किसकी हो रही है? शी की, यानी वो लंदन कब जा रही है, तो शी की बात हो रही है। इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसीलिए हमने यूज किया है व्हेन इज शी लिविंग फॉर लंदन। क्लियर? नेक्स्ट, हु इज वेटिंग एट द डोर, कोई एक इंसान जो है डोर पे वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, तो हम क्या पूछेंगे? हु इज वेटिंग एट द डोर, क्योंकि वहां एक इंसान इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ पे आर रख देंगे, इसका मतलब क्या होगा? पक्का मोर देन वन है, कोई 2 3 4 कोई लोग हैं जो कि डोर पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये वर्ब कहाँ से आ गया, जब हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता। तो सब्जेक्ट दिया हुआ है, बस वो पोजिशन चेंज हो गई है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं वर्ब को, और जब हमें कुछ क्वेश्चंस में WH वर्ड्स का यूज करना पड़ता है, यानी ये क्वेश्चन बनाने वाले वेयर, हु, विच, तो वो जो है वर्ब के पहले आ जाएंगे। तो इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वर्ब जो है वो किस सब्जेक्ट के लिए है, तो कुछ नहीं, वो क्वेश्चन है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट हो गए हैं। बात तो सब्जेक्ट की हो रही है, इसी से रिलेटेड हम वर्ब को प्लेस करेंगे। क्लियर? तो ये क्या था? रूल नंबर 26। द नेक्स्ट रूल सेज परसेंट और फ्रैक्शन। अब इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। परसेंट की बात की थी हमने इन मेजरमेंट्स, और फ्रैक्शन भी उसी से रिलेटेड है, अगर हम किसी पार्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि परसेंट और फ्रैक्शन इज यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब्स। जब हमने मेजरमेंट वाला रूल पढ़ा था, हमने उसमें बोला था कि जब हम किसी मेजरमेंट में कोई अमाउंट ऑफ मनी, टाइम, डिस्टेंस, इनकी बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? एक सिंगुलर वर्ब। बट वहाँ हमने परसेंट को भी पढ़ा था, तो जब ये परसेंट जो है वो सिंगुलर की तरह यूज हो रहा होगा, मतलब वो एक पूरी क्वांटिटी की बात कर रहा है, पूरे अमाउंट की बात कर रहा है, तो वहां हमने मेजरमेंट की बात की थी कि जब हम जो है पर्टिकुलर तरीके से हम मेजर कर रहे हैं पूरी चीज को, तो क्या हुआ? वो हो गया सिंगुलर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब इस परसेंट या फ्रैक्शन किसी के भी पार्ट को हम देख रहे हैं कि वो एक चीज का है, पूरी क्वांटिटी का, तो भैया सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बट हम इन्हीं की बात, यानी परसेंट और फ्रैक्शन की बात, जब पूरी क्वांटिटी मोर देन वन क्वांटिटी के लिए करेंगे, तब हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि अब क्वांटिटी जो है वो मोर देन वन हो गई है। क्लियर? तो जब भी आपको परसेंट या फ्रैक्शन दिखेगा, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि ये परसेंट या ये फ्रैक्शन एक क्वांटिटी के लिए हो रहा है यूज, या फिर मोर देन वन प्लूरल क्वांटिटीज के लिए यूज हो रहा है। तो परसेंट एंड fraction is used with both singular and plural verbs according to the subject. For example, 40 of every 100 children, यानी बात हो रही है 100 बच्चों की, और ये 100 बच्चे क्या हैं? ऑब्वियसली मोर देन वन है, तो ये मोर देन वन है, तो ये प्लूरल है। अब ये मोर देन वन है, अब इसमें से हम बात कर रहे हैं कुछ फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन यानी पार्ट, तो वो पार्ट क्या है? 40। तो 40 भी क्या है? 40 भी है मोर देन वन, और हम इस 40 को 100 में से बात कर रहे हैं, यानी प्लूरल में से बात कर रहे हैं, तो 40 क्या हुआ? एक प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पर हमारा वर्ब भी क्या आ रहा है? आर। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं 100 बच्चों में से 40 बच्चे, बच्चे यानी प्लूरल, राइट? तो 40 बच्चे क्या है? आर माल नरिश्ड, यानी कि कमजोर होते हैं, प्रॉपर हेल्थ नहीं होती उनकी, राइट? तो ये स्टैटिस्टिक्स एक डेटा है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 100 में से 40 बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने आर का यूज किया है। सिमिलरली 60% ऑफ द कुकीज, यानी प्लूरल है, बहुत सारी कुकीज हैं, बहुत सारे बिस्किट्स हैं, उनमें से बात हो रही है, तो हमने लिखा 60% ऑफ द कुकीज वर ईटन, यानी कि अगर हम बोलें कि 100 कुकीज थी, तो उसमें से 60 कुकीज जो है वो खा ली गई हैं, 40 कुकीज बची हैं, तो ये क्या हुआ? 60% ऑफ 100 कुकीज। 100 कुकीज यानी 100 बिस्किट्स, तो क्या है 100 बिस्किट्स? ऑब्वियसली प्लूरल, मोर देन वन। अब इनमें से 60 जो है वो खा लिए, 60% यानी 60% ऑफ 100 इज 60, तो 60 कुकीज जो है वो खा ली गई हैं, तो कुकीज है वो भी प्लूरल है, इसीलिए हमने क्या यूज किया? वर ईटन, ना कि वॉज ईटन। और अगर हम यहाँ पर बोलते हैं कि भाई ये कुकी है,
क्लियर। हम अगर एक कुकी की बात करते हैं यानी एक ही है तो हम बोलते हैं कि भाई 60% ऑफ द कुकी, यानी कि एक बिस्किट है उसका 60% जो है वो खा लिया गया है। तो हम एक की बात करते हैं, यहाँ पर कुकी है, तो हम बोलते हैं वॉज इट। क्लियर। तो जब आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, उसमें से कोई फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली वहां पर प्लूरल वर्ब यूज करोगे। और अगर सिर्फ एक क्वांटिटी का फ्रैक्शन या परसेंटेज की बात कर रहे हो तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट, 10% ऑफ द केक, यानी एक पूरा सा केक है, केक लिखा है केक्स नहीं, यानी एक केक है उसमें से 10% केक जो है वो बचा है, 90% केक जो है वो खत्म हो गया। तो यहाँ पर हम 10% किसकी, एक की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा है इज। यानी परसेंटेज और फ्रैक्शन आ जाए, हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सिमिलरली 1/3, यानी ऐसे लिखते हैं 1/3 कि 1/3, 1/3 ऑफ द पीपल, पीपल क्या है, प्लूरल है यानी मोर देन 1, तो इसीलिए हमारा वर्ब भी क्या होगा, आर। यानी कि जितने भी लोग हैं उनमें से 1/3 जो है, अगर 99 लोग हैं तो उसमें से 1/3 यानी कि 33 लोग क्या हैं, 33 लोग हैं लिटरेट यानी पढ़े लिखे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शन यूज किया बट हमने प्लूरल में से यूज किया, इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे प्लूरल वर्ब। देन द लास्ट स्टेटमेंट, 1/3 स्पेस ऑफ द बैग इज फिल्ड विद स्नैक्स, यानी एक बैग है उसमें जितनी जगह है, स्पेस यानी जगह, उसमें से 1/3 जगह जो है बैग की वो सिर्फ खाने की चीजें या स्नैक्स से भरी हुई है। हमने इज इसलिए यूज किया क्योंकि एक ही बैग और उसमें एक ही स्पेस होगी, ऑब्वियसली एक बैग है तो उसकी जगह भी एक ही की बात हो रही है, तो वहां पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। क्लियर। तो यहाँ इसीलिए हमने इज का यूज किया है, आर का यूज नहीं किया। तो दिस रूल सेज कि कभी भी आप हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान दो कि वो सब्जेक्ट प्लूरल है क्या, जिसके परसेंटेज या फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब लगाओ। क्या वो सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसकी परसेंटेज या फ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। क्लियर। तो दिस वाज आवर रूल नंबर 27। तो इस तरीके से वी एंड द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। ये 27 रूल्स आर मोर देन एनफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड को फॉलो करने के लिए। आप पूरे रूल्स देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करेंगे विद द बिगिनर लेवल, फिर जाएंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस टॉपिक के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।